everyone, this is Mahima Jaiswal, your tutor for today's session, and I welcome you all in today's class. और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी. ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया था. आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. साथ ही साथ हमने उसके तीन टाइप दैट इज SP, SP2 एंड SP3 ऑलरेडी कवर कर लिया था, राइट. अब आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बाकी के रिमेनिंग हाइब्रिडाइजेशन दैट इज SP3D, SP3D2 एंड SP3D3. एंड लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी स्ट्रक्चर को देख के, किसी भी फॉर्मूला को देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, जो कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताएगी, क्योंकि ज्योमेट्री तो हम ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, बट शेप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली में उसका शेप क्या है, राइट. और शेप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं. तो जल्दी से आप लोग अपनी पेन और कॉपी ले लीजिए और जो भी हम आज के सेशन में पढ़ेंगे वो आप साथ साथ नोट करते जाएंगे. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लास्ट सेशन में हमने SP, SP2 एंड SP3 ये तीन हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी कवर कर लिए थे. आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन टाइप दैट इज SP3D. अब ये कैसे फॉर्म होता है? जब आपकी एक S, 3P और एक D ऑर्बिटल कंबाइन करती है तो हमें मिलते हैं 5 न्यू सेट्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट होती है. Here we got 5 new SP3D hybrid orbitals, right? अब क्योंकि ये ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से अरेंज रहने चाहिए कि इनके बीच में रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो, तभी तो हमारे पास स्टेबिलिटी आएगी. क्योंकि हम 9th स्टैंडर्ड से जब से केमिस्ट्री पढ़नी चालू करी है तब से हम यही बात पढ़ते आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कि हर चीज को, हर मॉलिक्यूल को, हर कंपाउंड को, हर आयन को स्टेबिलिटी चाहिए. तो स्टेबल होने के लिए जो इसकी ज्योमेट्री होती है, जिस ज्योमेट्री के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. और वो किस तरीके की होती है? आपके जो 5 सेट होते हैं ऑर्बिटल्स के, उसमें से जो 3 सेट होते हैं वो इस तरीके से प्लेन में होते हैं, जो कि एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होते हैं. और बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. इस तरीके की ज्योमेट्री होती है. एज यू कैन सी हेयर, ये जो 3 ऑर्बिटल सेम प्लेन पे है वो क्या बना रहे हैं? ट्राइंगल बना रहे हैं. और इसके ऊपर ये इसके साथ इस तरीके का पिरामिड बनता है और ये नीचे वाले सेट के साथ ये ऐसे पिरामिड फॉर्म होता है. तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड प्लेन के ऊपर बन रहा है एंड एक पिरामिड प्लेन के नीचे बन रहा है. यू कैन सी द ज्योमेट्री एंड द स्क्रीन. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, राइट. अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किस तरीके से ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है ये फॉर्म होता है. इसके अंदर एग्जाम्पल में आपका आएगा PCl5. PCl5 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? SP3D. अब एक बार हम PCl5 को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपरली समझेंगे कि किस तरीके से PCl5 का जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है. ऑल राइट, सो सबसे पहले उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा सेंट्रल एटम, दैट इज जिससे बाकी के क्लोरीन के जो एटम्स है जो कनेक्ट है उसका लिखना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट. तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इन ग्राउंड स्टेट. अब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी बच्चों को पता है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 15, राइट. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है 15, आई एम सॉरी. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड क्योंकि हमने फर्स्ट सेशन में क्या डिस्कस करा था, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते टाइम हम हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, राइट. इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s2, दिस इज 3s2 हेयर एंड वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स. इसको फिल कैसे करना है ये आप लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग के वो वाले पोर्शन में, दैट इज आपका जो ऑफबाउस प्रिंसिपल होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ऑलरेडी आप ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, राइट. नाउ ये हो जाएगा आपका 3p3.
बट PCl5 के मॉलिक्यूल में हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? वी वांट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अब क्या होने वाली है, 3s2 के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। सो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट विल बी इक्वल टू 3s2 में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 3p3 के इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज ऐसे रहेंगे, एंड आपका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके 3D में चला जाएगा, राइट? दिस इज 3p एंड दिस इज 3D। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ गया है। सो एज यू कैन सी कि फॉस्फोरस के एक्साइटेड स्टेट में वी हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करने वाला है? क्लोरीन का एक एटम। अब जो हमारे पास ये 5 क्लोरीन के एटम्स हैं, ये 5 क्लोरीन के एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेंगे? ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ। और इस तरीके से आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिल जाएगा, किसका? PCl5 का। आई होप इस वाले एग्जाम्पल से आपको किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉपरली एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के, ये समझ में आ गया होगा, राइट? अब हम नेक्स्ट वाले हाइब्रिडाइजेशन पर चलते हैं। sp3d के बाद आता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी sp3d2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? sp3d2 में सिंपल सी बात है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स एंड 2 d ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 1s 3p एंड 2 d ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 6 न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 6 नए सेट्स हमको मिलते हैं कौन से वाले हाइब्रिडाइजेशन के अंदर? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हमें 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं जब एक s 3p और 2d आपस में कंबाइन करते हैं, राइट? अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आने वाला है SF6। और SF6 की जो ज्योमेट्री होती है, बिकॉज यहाँ पर हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को किस तरीके से अरेंज करेंगे? इसकी ज्योमेट्री होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन्स कि जो आपकी 3 एक्सेस होती हैं, उन 3 एक्सेस में आपकी ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमें कंबाइन मिलती हैं। ये कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनता है। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में हमें कितने फेसेस देखने को मिलते हैं? वी हैव 8 फेसेस। आप इसकी ज्योमेट्री ऑलरेडी देख सकते हैं। एंड sp3d2 के अंदर आपका जो एग्जाम्पल है वो आएगा SF6 का। अब आपको एक काम करना है, जिस तरीके से मैंने क्लास में आपको PCl5 का प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाइब्रिडाइजेशन बताया, आप खुद से SF6 की हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्टली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में, देन उसके बाद आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे, एंड इस तरीके से आप प्रॉपर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे जिस तरीके से हमने PCl5 का सॉल्व किया था, राइट? एंड आपका लास्ट हाइब्रिडाइजेशन का टाइप आता है sp3d3। sp3d3 के अंदर एक s, 3 p ऑर्बिटल्स और 3 d ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। और इसकी ज्योमेट्री जो है, sp3d3 की ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब ये किस तरीके से होती है? जिस तरीके से हमारा मैथ्स में पेंटागन बनता है, ये पेंटागन के जो साइड्स हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर होते हैं आपके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप इसको ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड बाय पिरामिडल दैट मीन्स कि जो आपका एक ऑर्बिटल है वो ऊपर की तरफ आता है, एंड एक ऑर्बिटल जो है वो आपका नीचे की तरफ होता है। तो इस तरीके से पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड एंड पेंटागन के नीचे एक पिरामिड। तो ये हो गया आपके sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री। सो हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री तो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जैसे हमने PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करा था, क्या हर बार हम एग्जाम में यही करेंगे कि इतने बड़े बड़े हाइब्रिडाइजेशन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन उसके बाद हम उसका एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एंड उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन? सो दिस इज सो मच टाइम कंज्यूमिंग, राइट? आप हर बार एग्जाम में इस तरीके से लंबे प्रोसेस के थ्रू निकाल के नहीं देख सकते, करेक्ट? तो उसके लिए हमारे पास होती है एक शॉर्ट ट्रिक। How we can determine the hybridization? How we can
डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक, अगर आपको आपके पेपर में स्ट्रक्चर गिवन हो, तो स्ट्रक्चर अगर गिवन हो तो भी हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सेकेंड तरीका होता है स्टेरिक फैक्टर का यूज करके। स्टेरिक फैक्टर का यूज करके सिंपली आप एक फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। स्टेरिक फैक्टर जो है वो आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के अंदर आएगा कि आप स्टेरिक फैक्टर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक फैक्टर को काउंट करके अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और दूसरा तरीका होता है एक फॉर्मूला यूज करके। आप फॉर्मूला का यूज करके स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड देन आपका स्टेरिक फैक्टर दैट इज योर जेड, और उसके बाद आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं ये वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। सो व्हाट इज स्टेरिक फैक्टर, राइट? सो पहले हम स्टेरिक फैक्टर समझते हैं। स्टेरिक फैक्टर दैट इज जेड, इसका मतलब होता है आपके कंपाउंड में या फिर आपके कंपाउंड के स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ जो लोन पेयर्स हैं एंड बॉन्ड पेयर्स है, इसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? स्टेरिक फैक्टर के बराबर होता है। तो जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करके आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कैसे करेंगे हम इस हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड? लेट्स सी। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? मॉलिक्यूल का स्टेरिक फैक्टर, वेदर स्ट्रक्चर इज गिवन। और अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है, अगर आपको सिर्फ सिंपल फॉर्मूला दिया है, तो उसमें आप फॉर्मूले का यूज करके सिंपल से स्टेरिक फैक्टर निकाल सकते हैं। बट स्टेरिक फैक्टर निकालने से होगा क्या? इसके लिए हमें याद करनी है ये टेबल, कि जब स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब उसकी ज्योमेट्री है वो क्या होने वाली है। तो स्टेरिक फैक्टर जब 2 होगा, स्टेरिक फैक्टर 2 का मतलब क्या है? कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं? यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये टेबल आप प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स में बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं उसकी ज्योमेट्री। सो जब स्टेरिक फैक्टर 2 है, 2 का मतलब क्या है? कि हमारे पास दो सेट होंगे ऑर्बिटल्स के, राइट? और दो सेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन वाली होने वाली है sp। एंड हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन 2 है, sp है, तब उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर, राइट? नाउ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेरिक फैक्टर 3। व्हेन योर स्टेरिक फैक्टर इज 3, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 एंड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। When your steric factor is 4, then hybridization is sp3 and geometry is tetrahedral. When steric factor is 5, hybridization is sp3d and your geometry is trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal. Steric factor 6, hybridization sp3d2 and geometry is octahedral. And when your steric factor is 7, that means hybridization is sp3d3 and your geometry is pentagonal bipyramidal, pentagonal bipyramidal, pentagonal bipyramidal, राइट? सो ये तो हमने स्टेरिक फैक्टर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री डिस्कस कर ली। बट द क्वेश्चन इज कि इसको फाइंड आउट किस तरीके से करना है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर स्ट्रक्चर गिवन है, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, तो स्ट्रक्चर का यूज करके हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका एग्जांपल हम देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, दैट इज योर H2O। H2O का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? क्योंकि H2O का ऑलरेडी हमको स्ट्रक्चर पता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, राइट? और बाकी के जो दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो एज अ लोन पेयर H2O में प्रेजेंट होते हैं। ये सब कैसे बन रहा है, किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, ये जैसे जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते जाएंगे, आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है O और H के बीच में, एंड दो आपके पास लोन पेयर है।
तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कितना हो गया? वी हैव 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। तो आपका स्टेरिक फैक्टर है यहाँ पर 4। और पीछे हमने क्या देखा? स्टेरिक फैक्टर 4 की वैल्यू, उसका मतलब क्या है? स्टेरिक फैक्टर 4 का मतलब है आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। Isn't this easy? Now, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ यू कैन डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका NH3। NH3 के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड फॉर्म होते हैं और एक जो होता है वो आपका लोन पेयर होता है, राइट? तो यहाँ पे आपका लोन पेयर कितना है? 1। और बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हैं? 3। अगेन द स्टेरिक फैक्टर इज 4, दैट मीन्स ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। व्हेन योर स्टेरिक फैक्टर इज 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। वेरी गुड। सो दिस इज द वे। अगर एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इज दिस नेसेसरी कि हर बार आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया हो? नहीं ना, राइट? तो इसीलिए अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, लेट सपोज मैंने आपको ऐसा लिखकर दे दिया कि यू हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O, बट द स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन। सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए होता है हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्टली प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन और कैलकुलेटिंग Z। अगर एक बार आपने Z कैलकुलेट कर लिया तो आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। आपका फॉर्मूला होगा इसके लिए Z इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज जो भी आपके फॉर्मूला में है उसको आपको प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज को आपको माइनस करना है। ये हो गया। देन आप इसमें ऐड करेंगे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम्स का मतलब क्या होता है? मोनोवेलेंट एटम्स दैट मीन्स कि जिसकी वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी इक्वल्स टू 1। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? किस किस की वैलेंसी 1 होती है? आपकी हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की। दीज ऑल आर मोनोवेलेंट एटम्स। तो अगर आपके फॉर्मूला में कोई भी मोनोवेलेंट एटम है तो आपको उसको ऐड करना है इस फॉर्मूले के अंदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें ऑलरेडी समझ में आते हैं, दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लिखेंगे। अगर आपके फॉर्मूला में कोई नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको ऐड करेंगे एंड पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पूरा जो ब्रैकेट है ये एक ही है। आपको इन सारी चीजों को एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है एंड जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगी उस कंपाउंड की स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू। और जैसे ही हमें स्टेरिक फैक्टर मिल गया हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, राइट? अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। लेट्स डू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन हम वापस से NH3 का लेते हैं क्योंकि ये हमने अभी स्ट्रक्चर के थ्रू भी फाइंड आउट कर रखा है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है? हमारा नाइट्रोजन। तो यहाँ हम N का स्टेरिक फैक्टर निकालेंगे। हाउ वी कैन डू दिस? फर्स्टली हमें क्या लिखना है? हाफ, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर 3 + 2 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 5। तो ये आ गया हमारा आंसर 5। देन उसके बाद क्या आपको कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है NH3 में? नहीं है। तो इसके लिए तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। एंड लास्ट में हमें ऐड करना है मोनोवेलेंट एटम्स को। तो एज यू कैन सी NH3 में कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं? वेरी गुड, 3 मोनोवेलेंट एटम्स आर देयर। तो 3 मोनोवेलेंट एटम्स हम ऐड कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 8/2 दैट इज 4। एंड 4 स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। सो इन दिस वे अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। वी विल डू वन मोर एग्जाम्पल।
इस बार हम एग्जाम्पल करेंगे जिसमें कोई चार्ज हो। आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ और उस क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करके देखेंगे। यू हैव टू फाइंड द स्टेरिक फैक्टर ऑफ कार्बन इन CO3 2-। फर्स्टली प्लीज डू दिस बाय योरसेल्फ एंड देन उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। पॉज द वीडियो एंड देन आप उसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। CO3 2- में हमको कार्बन का स्टेरिक फैक्टर निकालना है। सो अगेन हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हमें सबको पता होता है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 प्लस नेगेटिव चार्ज। अब हमें CO3 2- में क्या दिख रहा है, 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज आर देयर। तो हम इस 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे। क्या यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो सब्ट्रैक्ट हमको 0 करना है। एंड देन उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, क्या यहाँ पे आपको कोई नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स दिख रहे हैं। ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनोवेलेंट एटम, इट इज अ बाइवेलेंट एनायन। तो यहाँ पर नो मोनोवेलेंट एटम्स आर देयर। तो इसका आंसर आ जाएगा 6/2 दैट इज 3। एंड 3 का मतलब क्या है, स्टेरिक फैक्टर का मतलब है आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 एंड इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। आई होप कि आपको किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर और बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अगर अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इस ट्रिक को यूज करके उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उस हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक में भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे जहां हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो यूज करते हैं। सो ये शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। हमें बार बार कोई लंबी चौड़ी प्रोसीजर नहीं करनी पड़ेगी, राइट। ऑल राइट। सो ये तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हो गया कवर। अब इसके बाद हमें पढ़ना है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का, दैट इज VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आई होप इस नाम से कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ रिपल्शन से रिलेटेड शेल नंबर जो आपके बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इस थ्योरी में हमको पढ़ना है, राइट। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दैट इज योर VSEPR थ्योरी, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज तो हमें समझना जरूरी है कि क्यों VSEPR थ्योरी की रिक्वायरमेंट हुई। जस्ट बिकॉज कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका मेन कॉन्सेप्ट या फिर ये बोल सकते हैं कि क्यों उस थ्योरी को पढ़ना जरूरी था वो पता हो। तो सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं कि वाई वी आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट कि व्हाई VSEPR थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए पहले हम 3 एग्जांपल्स लेंगे। एज वी नो, जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं CH4, H2O एंड NH3, इन सभी के हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सभी को आई थिंक याद होगा, आपने अपने नोट्स में मेंशन भी कर लिया होगा कि इन सभी की जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है एंड जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होता है वो sp3 होता है। लेकिन जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में, हमने फर्स्ट वाली क्लास में क्या देखा था, sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो अराउंड 109.4 डिग्री के आसपास का होता है, राइट। क्योंकि ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं कि भले ही इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन H2O और NH3 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिफरेंट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर दोनों की तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर बॉन्ड एंगल क्यों डिफर कर रहा है, बॉन्ड एंगल तीनों का 109 डिग्री क्यों नहीं है। क्वेश्चन तो बिल्कुल हो सकता है ये। तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होगा लॉजिक जिस वजह से इन तीनों के बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट है, राइट। नाउ अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो CH4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री sp3 है। इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2O, तो H2O की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम होंगी। एंड लास्ट इज NH3, here the structure is like that, ओके। अब आपको कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंस दिख रहा है, राइट। कुछ तो ऐसी चीज है जो तीनों में डिफरेंट है। वो जो डिफरेंट थिंग है दैट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर्स
कि किस तरीके के जो इसमें आपस में जो बॉन्डिंग हुई है वो किस तरीके की हुई है, राइट। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। H2O के अंदर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। एंड NH3 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। मतलब डिफरेंस तो सिर्फ ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर जिस तरीके से अरेंजमेंट है आपके इलेक्ट्रॉन्स के उसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 109.4 एक्यूरेट अगर मैं बात करूं तो इसका होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये CH4 का एक्यूरेट बॉन्ड एंगल है। इफ यू टॉक अबाउट H2O, तो H2O का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री और NH3 का होता है 107 डिग्री। सो द पॉइंट इज कि ये जो डिफरेंस आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल में डिफरेंस दिख रहा है हमको, ये बॉन्ड एंगल में डिफरेंस किसी ना किसी रीजन की वजह से आया होगा। और इनको देखकर, ये जो इसके स्ट्रक्चर है उसको देखकर हम इतना तो अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी ये डिफरेंस आया है, ये आपके मॉलिक्यूल का जो शेप है ना, कि शेप जो उसका जिस तरीके से दिख रहा है, जिस तरीके से इसमें अरेंजमेंट है एटम्स की सेंट्रल एटम के अराउंड, उस रीजन की वजह से ये ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है बॉन्ड एंगल में। तो बस इसी का आंसर जो है हमको मिलने वाला है VSEPR थ्योरी से। सो फर्स्टली लेट्स स्टडी द postulates ऑफ VSEPR थ्योरी। अब ये जो कंफ्यूजन आया ना कि बॉन्ड एंगल क्यों डिफरेंट है, इसी का आंसर हमको देगी VSEPR थ्योरी। तो सबसे पहले तो आप VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट है इसका, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज repelling each other. Electron pairs are always repelling each other and tries to remain far apart and tries to remain far apart। इसका क्या मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, वेदर वेदर दैट इज योर लोन पेयर और वेदर दैट इज योर बॉन्ड पेयर, वो एक दूसरे को कॉन्टिन्यूअसली रिपेल करते रहते हैं। और ये रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस पोजीशन में जाकर स्टेबल हो जाएं या फिर इस पोजीशन पे जाकर फिक्स हो जाएं जहां पर हमको मिनिमम रिपल्शन मिले, बिकॉज जितना कम रिपल्शन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या होगा इसका? आपके अलग अलग टाइप के जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं। different lone pairs, different electron pairs have different order of repulsion, have different order of repulsion। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपके अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है आपका लोन पेयर का। अगर 2 लोन पेयर्स पास में है तो उनका रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। देन उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, एंड सबसे लास्ट में होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये वाली बात तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। इस डिफरेंस की वजह से ही जो ओवरऑल शेप में चेंज आता है, आपकी ज्योमेट्री तो सबकी फिक्स रहने वाली है, वेदर इट इज sp3 sp3d2 sp3d3, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो आपके किस पे डिपेंड करती है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स पे, दैट इज योर स्टेरिक फैक्टर। बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो ये एक्सटेंट होता है ना, कि किस तरीके से कौन किसको रिपेल कर रहा है, उसकी वजह से जो आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल का शेप होता है, वो शेप जो है वो डिफर करता है, राइट। शेप में डिफरेंस होता है। एंड लास्ट में आता है आपका थर्ड पॉइंट, अगर आपके लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल में 0 है तो उसकी जो ज्योमेट्री है, ऑब्वियसली अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या शेप में चेंज आने वाला है? कोई चेंज नहीं आएगा। सो इफ लोन पेयर इज 0, देन ज्योमेट्री विल बी सेम एज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आपकी ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल का जो शेप है वो एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली ज्योमेट्री जो है वो आपके किस पे डिपेंड करती है? ज्योमेट्री आपके डिपेंड करती है स्टेरिक फैक्टर, दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के सम पे। और शेप जो है वो हम अभी आगे देखेंगे, शेप सिर्फ और सिर्फ
बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल के शेप का लोन पेयर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब हम एक एक करके सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री और कौन से उसमें पॉसिबल शेप्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो अब हमको एक एक करके सारे वीएसईपीआर थ्योरी के जो शेप्स होते हैं, वीएसईपीआर थ्योरी के थ्रू जो मॉलिक्यूल के शेप बनने वाले हैं, वो सारे हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम स्टेरिक फैक्टर 2 के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप एक टेबल बना लीजिए। स्टेरिक फैक्टर हियर इज 2। फिर उसके बाद हमें लेने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, देन नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ज्योमेट्री, एट लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं शेप। ओके, सो जब आपका स्टेरिक फैक्टर 2 है तो सबसे पहली पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, कि आपके बॉन्ड पेयर जो है वो 2 हो। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर दो बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने रहने वाले हैं आपके, 0। तो जब आपका, हमने पिछले वाले पॉइंट में क्या पढ़ा है, जब बॉन्ड पेयर 0 हो और सॉरी, जब लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड पेयर, दैट इज ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो इक्वल होने वाले हैं। तो 2 स्टेरिक फैक्टर के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर हमने एक कॉलम जो है वो कम बनाया है, तो यहाँ आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। व्हेन योर स्टेरिक फैक्टर इज 2 तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारी ज्योमेट्री जो है वो आएगी लीनियर, एंड हमारा शेप भी कैसा आने वाला है, लीनियर ही आने वाला है। इस तरीके का आपका मॉलिक्यूल होगा, शेप भी उसका लीनियर होगा और ज्योमेट्री भी उसकी लीनियर होगी। अब क्योंकि ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम है तो इनके बीच का एंगल कितना होता है लीनियर के केस में, दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, राइट। तो ज्योमेट्री और शेप इस केस में दोनों के सेम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 स्टेरिक फैक्टर के अंदर, जब आपके पास एक बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो यहाँ पर ज्योमेट्री तो इसकी सेम होगी लीनियर, ज्योमेट्री तो इसकी सेम ही रहने वाली है लीनियर। बट एक बात हमें याद रखनी है, जब भी हमारे पास सिर्फ एक बॉन्ड पेयर होता है, कुछ इस तरीके का अगर मॉलिक्यूल है आपका जहां पर आपके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर है, राइट, तो एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर में कोई भी ज्योमेट्री या फिर कोई भी शेप डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पर आपको कोई भी शेप देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर से आप कैसे शेप डिफाइन करोगे, वो कैसा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर 2 के अंदर हमारा एक केस आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास दो बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री भी आपकी लीनियर होगी, शेप भी आपका लीनियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज योर एसपी, और इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है, नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आएगा आपका स्टेरिक फैक्टर 3। तो जब आपके पास स्टेरिक फैक्टर 3 है, उसमें हमारा पहला केस आएगा व्हेन योर बॉन्ड पेयर इज 3 जीरो लोन पेयर्स। अब जब 3 बॉन्ड पेयर हैं, जीरो जीरो लोन पेयर हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगी उसकी, सबसे पहली चीज तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और हमने अभी क्या पढ़ा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके का आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर है आपके पास, तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब एक ट्राइंगल के बीच में, अगर ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज है, तो ये बॉन्ड पेयर्स के बीच में, हर एक बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल होता है 120 डिग्री का। तो आपके ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, इन तीनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, राइट। और इसकी ज्योमेट्री भी शेप के इक्वल होगी, और यहाँ पे शेप भी कैसा होने वाला है, ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज योर फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस हमारा इसके अंदर क्या होगा, सेकेंड केस होगा हमारा जब आपके पास दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर में हम पॉसिबल शेप कैसा, ज्योमेट्री तो आपकी एज इट इज वही होने वाली है, ज्योमेट्री तो आपकी यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन क्योंकि शेप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स पे डिपेंड करता है, लोन पेयर्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आप ये जो लोन पेयर है इसको आप अगर कवर कर लो, अगर इस लोन पेयर को अगर हम छुपा लें, तो जो ए बी बी का जो शेप है, यहाँ पर इस तरीके का कुछ शेप बन रहा है, एज यू कैन सी, ये आपको वी शेप दिख रहा है, उल्टा वी शेप दिख रहा है, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई चीज बेंड हो गई है। तो यहाँ पे जो शेप आता है इस कैटेगरी में,
या तो आप इसको बेंट शेप बोल सकते हो, या फिर इसको वी शेप भी बोलते हैं, या फिर इसे एंगुलर शेप भी बोलते हैं। सो व्हेन योर स्टेरिक फैक्टर इज 3 एंड बॉन्ड पेयर, व्हेन योर स्टेरिक फैक्टर इज 3, बॉन्ड पेयर इज 2 एंड लोन पेयर इज 1, तो ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। लेकिन शेप क्या क्या बोलते हैं उसको, इट मे बी बेंट, वी शेप और एंगुलर, राइट। सो ये हमारे किसके केस हो गए, आपके स्टेरिक फैक्टर 3 के केस हो गए। अब आगे वाले केस डिस्कस करने से पहले हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। यू हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप फॉर SO3। SO3 आपके पास एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के लिए आपको लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप, ये सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे एंड खुद से पहले सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज हमें सारी ट्रिक पता है और हमारे लिए इजी भी है कैलकुलेट करना। उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, राइट। सो SO3 की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए हर एक चीज के लिए हमको क्या लगेगा, स्टेरिक फैक्टर, दैट इज द वैल्यू फॉर Z। तो Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ, सेंट्रल एटम यहाँ पर सल्फर है, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके 6। अब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, और ना ही हमारे पास कोई मोनोवेलेंट एटम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/2, दैट इज 3। अब 3 स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई है sp2। नाउ ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री इज योर ट्राइगोनल प्लेनर, और क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है तो इसमें लोन पेयर जो है वो कितने रहने वाले हैं। अब लोन पेयर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए होता है हमारे पास एक तरीका। लोन पेयर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप स्टेरिक फैक्टर में से नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, जो इस सेंट्रल एटम के सराउंड में जितने एटम्स हैं आप उसको माइनस कर देंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वेदर हमारा शेप एज इट इज है, जो हमारे बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बेसिस पे जो हम शेप डिफाइन करते हैं वो आपकी ज्योमेट्री के इक्वल है या नहीं। तो अब स्टेरिक फैक्टर क्या आया है हमारा 3, 3 में से हम नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स दैट मीन्स कि 3 को माइनस कर देंगे तो लोन पेयर आ गए हमारे 0। एंड एज वी हैव स्टडीड, अगर लोन पेयर 0 है तो जो आपका शेप होता है वो ज्योमेट्री के इक्वल होता है। तो SO3 का शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है तो आप इस सिंपल से फॉर्मूले को यूज करके उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉरी। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अब हम स्टेरिक फैक्टर 4 का केस देखेंगे। व्हेन योर स्टेरिक फैक्टर इज 4, तब आपके पास कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं। हियर यू हैव द बॉन्ड पेयर, यहाँ पर आ जाएगा आपका लोन पेयर। उसके बाद हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो स्टेरिक फैक्टर के लिए सेम ही होने वाला है। हेयर यू हैव द ज्योमेट्री, एंड एट लास्ट वी हैव शेप ऑफ योर मॉलिक्यूल, राइट। तो अब स्टेरिक फैक्टर 4 के अंदर पहला केस आएगा व्हेन यू हैव 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर। तो अभी हमने पढ़ा है जब आपके लोन पेयर 0 हो, बॉन्ड पेयर जो है वो एज इट इज जितना आपका स्टेरिक फैक्टर है उसके बराबर हो, तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सेम। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3, ज्योमेट्री होगी आपकी टेट्राहेड्रल, एंड शेप भी क्या हो जाएगा इसमें, टेट्राहेड्रल, राइट, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट केस आएगा आपका व्हेन योर बॉन्ड पेयर इज 3, लोन पेयर इज 1। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम sp3 रहने वाला है। अब अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल विद द एंगल ऑफ 101 मिनट। इसमें जो एंगल है वो चेंज होगा डिपेंडिंग कि कितना ज्यादा जो है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है, क्योंकि बॉन्ड एंगल भी किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है कि जो आपके बॉन्ड पेयर है लोन पेयर है किस तरीके से अरेंज है। तो जब आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो उसका एंगल क्या होता है आपका 109.28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल, जब सारे जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के केस में एंगल जो है वो चेंज हो जाता है।
नाउ इफ आई टॉक अबाउट द शेप, तो इसमें आपका एग्जांपल आप NH3 का ऑलरेडी देख चुके हैं। जब आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तब आपका शेप किस तरीके का होता है। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस लोन पेयर को अगर मैं कवर कर लूं, इसको अगर आप छुपा लें, तो आपको NH3 का शेप जो है वो किस तरीके का दिख रहा है, एक सॉर्ट ऑफ फॉर्म में पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है, राइट। तो जब आपका बॉन्ड पेयर 3 होते हैं और लोन पेयर 1 होता है, तो आपका जो शेप होता है वो एक पिरामिडल होता है। शेप इज पिरामिडल, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट केस अब हमारे पास आता है व्हेन यू हैव 4 steric factor but 2 bond pairs and 2 lone pairs। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 ही रहने वाला है, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल ओनली, लेकिन यहाँ पर शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपका बॉन्ड पेयर और साथ ही साथ में इसके 2 लोन पेयर्स हैं। सो अगेन अगर हम लोन पेयर्स को कवर कर ले, तो हमें किस तरीके का शेप दिख रहा है, वी शेप, और इसे हम बैंड शेप या फिर एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। तो ये आपके 3 केसेस हो गए स्टेरिक फैक्टर 4 के केस में, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेरिक फैक्टर के अंदर आएगा व्हेन वी हैव स्टेरिक फैक्टर एज 5। सो 5 स्टेरिक फैक्टर के अंदर पहला केस है व्हेन यू हैव 5 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, दैट मीन्स कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो क्या आने वाली है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और शेप भी आपका क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको शेप बता रही हूँ, शेप भी एज इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही आएगा। नेक्स्ट केस हमारा आता है व्हेन यू हैव 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो आपकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन एज इट इज सेम रहने वाला है, लेकिन अगर हम शेप की बात करें, तो इसका पॉसिबल शेप कैसे बना सकते हैं। इसका पॉसिबल शेप कुछ इस तरीके से आएगा कि आपके पास ये 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पर है और ये एक जो है लोन पेयर है। तो अगर आप इसको रिवर्स करके देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ये 2 लोग बैठ जाएंगे और ये जो सीसॉ होता है ना आपका, नीचे का ही सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखोगे, तो यू कैन सी इसको इस तरीके से बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। ये कुछ ऐसे सीसॉ जैसा दिख रहा है ना कि यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं और ये उसका ऐसे सपोर्ट है। तो जब 4 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर होते हैं, तो उसका शेप क्या होता है, सीसॉ। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आएगा हमारे पास व्हेन वी हैव बॉन्ड पेयर 3 2 लोन पेयर्स। ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन एज इट इज यही रहेंगी। अब इसका शेप कैसा होगा, अब आपको बस सिंपल सा काम करना है कि यहाँ पर जो ये एक लोन पेयर था, इस लोन पेयर की जगह हमको 2 लोन पेयर लगाने हैं। तो आप इसको इस तरीके से सिंपल 2 लोन पेयर लगा दीजिए, ये सेंट्रल एटम है। अब अगर आप इसको देखोगे, तो ये आपको कौन सा शेप दिख रहा है, अगर हम लोन पेयर को कवर कर ले, तो हमको कुछ टी बनता हुआ दिख रहा है, राइट। तो इसका क्या शेप होता है, टी शेप होता है। और इसका लास्ट केस है व्हेन यू हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। ये दोनों चीजें सेम रहेंगी आपकी। अब अगर आप इसका शेप देखते हैं, तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। ये 2 आपके बॉन्ड पेयर हैं और बाकी के जो 3 हैं आपके लोन पेयर हैं। तो यहाँ पे हमको बॉन्ड पेयर से शेप क्या दिख रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ना, दैट इज लीनियर। ऑल राइट। सो ये सारे केसेस जो हमने स्टेरिक फैक्टर के बेस पर डिस्कस करे, पहले तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो रिवाइज करनी है। जहां तक हमने डिस्कस कर लिया है स्टेरिक फैक्टर 5 तक हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्टली यू विल रिवाइज ऑल द हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स, किस तरीके से उसको फॉर्म करना है। देन आप VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स एंड साथ ही साथ जितने भी स्टेरिक फैक्टर के टाइप्स हैं, उनके शेप्स हैं, वो आप रिवाइज करेंगे। एंड स्टेरिक फैक्टर 6 और 7 वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जो आपने आज पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।